नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी नेटवर्क पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अपनी बात में आज बात मॉनसून के कहर की। राजस्थान में इस साल मॉनसून कहर बरपा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो पूरे राज्य में औसत से 60% से भी ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक 1 जून से 8 सितंबर तक 621.92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, यानी महज एक हफ्ते के अंदर इतनी बारिश। राज्य के 50 में से 28 जिलों में तो सामान्य से 60% या उससे भी ज्यादा बारिश हुई है। लगातार बारिश की वजह से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान में अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। 49 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम से राजस्थान के अगले 2-3 दिन भारी हैं। क्यों? भरतपुर, उदयपुर, शेखावटी इलाकों में मेघ गर्जन के साथ बरसात होने की भरपूर संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर इलाकों में 11 और 12 तारीख को भारी बारिश की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में अगले 2-3 दिन बारिश होने के आसार हैं। मॉनसून लगातार सक्रिय होने से राजधानी से लेकर अजमेर और प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। अजमेर में आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ा है। स्थिति ये आ गई है। जल भराव वाले क्षेत्रों का सेना ने जायजा लिया है। बाढ़ जैसे हालात पर रेस्क्यू ऑपरेशन का खाका तैयार किया जा रहा है। पहली से लेकर 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और निजी स्कूलों में अजमेर में अवकाश घोषित करना पड़ा। केकड़ी के जूनिया में एक कंटेनर पानी में बह गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की जान बमुश्किल बचाई। धौलपुर में पार्वती नदी में डूबकर 4 बच्चियों की मौत का ताजा मामला हाल ही में सामने आया। उससे पहले भी धौलपुर की पार्वती नदी में कुछ लोग नदी के तेज बहाव के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। इलाके में हालात बिगड़ गए हैं, या यूं कहें अलग अलग इलाकों में, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। सड़कें बदहाल हो रही हैं क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए जो पानी से भरे हैं और हादसे का सबब बन रहे हैं। नदियों के ऊपर पुल की रपट पर पानी की चादर चल रही है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बांध लबालब भर गए हैं। बांधों के गेट खोलने पड़ रहे हैं। बारिश जानलेवा होती जा रही है। मौसम विभाग ने भरतपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर और बूंदी में कल तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। विभाग ने बताया कि अगले 3 दिन तक पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। नदी नाले उफान पर हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के पानी में डूबने की खबर आ रही है। स्थानीय प्रशासन लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दे रहा है, लेकिन लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। छोटे बड़े सभी वाहन चालक बहते पानी में ही वाहन निकालने को तैयार है। रील बनाने और सेल्फी के चक्कर में पानी में उतरने को तैयार है। लोग जान गंवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से कुंभलगढ़ और उदयपुर क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इस मार्ग पर बने पुलियों पर लगातार निजी वाहनों का आना जाना भी जारी है। लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्र छात्राओं की शिक्षा पर पड़ रहा है। अपनी बात में आज हम चर्चा करेंगे कि बाढ़ और जल सैलाब, जल जमाव से निपटने की पूर्व तैयारियां क्यों नहीं की गई। क्या मौसम विभाग ने पहले से इसका अलर्ट जारी नहीं किया था? मॉनसून इतना जबरदस्त आएगा, क्या किसी को इसका अंदाजा नहीं था? आपदा राहत से निपटने के लिए राजस्थान कितना तैयार दिख रहा है इस वक्त? अर्ध शुष्क प्रदेश में भारी बारिश और बदलते मौसम से मिजाज से सबक लेते हुए क्या क्या तैयारियों की जरूरत है? बारिश, जल जमाव और डूबने से हो रही हादसों को रोकने के लिए क्या एडवाइजरीज तुरंत प्रभाव से जारी किए जाने की जरूरत है? इन तमाम विषयों पर बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आईएमडी के एक बड़े अधिकारी की हम लोग बात सुनवाते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है मौसम के मिजाज को लेकर के। बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन सिस्टम और तीव्र होकर डीप डिप्रेशन में बन चुका है और इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने की संभावना है। यानी कि अगले 24 घंटों में ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ आगे बढ़ेगा। वहीं इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान की कई इलाकों में आगामी 5-4 दिन मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। खासकर अगले 48 घंटों के दौरान भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं जयपुर संभाग, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र और जोधपुर, अजमेर संभाग के भी कुछ भागों में अगले 2 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। तो सुन रहे थे आप आईएमडी के निदेशक को। आपको कुछ हमने इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स तैयार किए हैं, उससे जरा थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सामान्य से 60% से भी ज्यादा वाले जिले आप देखिए, ब्यावर, बीकानेर, दौसा के साथ साथ दीग, धौलपुर, जिसकी पार्वती नदी में कई लोग के डूबने की खबर आती रही बीते दिनों, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, राजधानी जयपुर भी
इन जिलों में शामिल है। जयपुर शहर भी, जयपुर ग्रामीण भी, करौली और केकड़ी भी इसमें शामिल है, जिसमें 60% से ज्यादा बारिश हुई है। नागौर, सवाई माधोपुर, खैरथल, तिजारा, टोंक, कोटपुतली, बहरौड़ और बालोतरा, इस तरह के बहुत से जिले हैं जहां 60% से ज्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में 49 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 691 में से 335 बांध ऐसे हैं जो पूरी तरह से भर चुके हैं। 247 बांधों में पानी की आवक सामान्य से ज्यादा दिखाई दे रही है। अजमेर संभाग में सामान्य से 85% से भी ज्यादा बारिश हुई और ऐसे ही कुछ हालात बीकानेर के संभाग में भी देखने को मिले, जहां लगभग 77% बारिश ज्यादा, सामान्य से ज्यादा देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। पवन अटारिया अजमेर से जुड़ेंगे, साथ ही साथ धौलपुर से नीरज शर्मा होंगे और मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड हैं, पूर्व आर्मी अधिकारी हैं। आपका बहुत स्वागत है सर, जय हिंद आपको। और इस वक्त सबसे ज्यादा स्थिति राजस्थान की बड़ी अनइवन दिखाई दे रही है सर, और स्थिति ये आ गई है कि एनडीआरएफ के साथ साथ अब खुद एक जिला अजमेर, जहां पर आर्मी को मोर्चा संभालना पड़ गया है। सर, मैं आपके अनुभवों से जानना चाह रहा हूं, सबसे पहले पहला कमेंट मैं आपका लेना चाह रहा हूं कि ऐसी स्थिति को किस रूप में देखा जाए कि जब आर्मी के जवान खुद मोर्चा संभालने पहुंच गए। देखिए, मैं आपको एक आर्मी का काम करने का तरीका बताने का प्रयास करूंगा आपके दर्शकों को कि क्या होता है कि आर्म फोर्सेस जो आपके देश की हैं, वो आर्म फोर्सेस, उनका प्राइमरी टास्क जो है वो एक्सटर्नल एग्रेशन से देश की सुरक्षा करना होता है। लेकिन ये हमारे मैनुअल्स में एनश्राइंड है कि कुछ हालातों में आर्मी को रिक्विजिशन कर लिया जा सकता है सिविल अथॉरिटीज की एड के लिए। एक इसको कहा जाता है एड टू सिविल अथॉरिटी, और इसमें मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर शामिल है, इसमें मेंटेनेंस ऑफ एसेंशियल सर्विसेज शामिल है, इसमें नेचुरल कैलेमिटीज शामिल। आप लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आर्मी को रिक्विजिशन किया जाता है उस समय कुछ बातें मुझे लगता है इनको हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि आर्मी का जो इक्विपमेंट है वो बहुत प्रीमियम इक्विपमेंट होता है और वो युद्ध में इस प्रयोग के लिए वो इक्विपमेंट होता है। तो आर्मी रिक्विजिशन उस समय होनी चाहिए जब आप बिल्कुल हालात हाथ से निकल जाएं, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि इस प्रकार के जितने भी डिजास्टर्स हम एंटीसिपेट कर सकते हैं, उन डिजास्टर्स की शांति काल में रिहर्सल्स होती हैं, इक्विपमेंट की प्री पोजिशनिंग करी जा सकती है अगर वो आपके ऑपरेशनल प्लान को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती हैं। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं कि कुछ जगह ऐसी हैं, उदाहरण के लिए उसी नदी में बिहार में लगभग हर वर्ष सेम समय पर बाढ़ आपको देखने को मिलती है। तो कुछ इक्विपमेंट जो कि बाढ़ रिलीफ में काम, आपको फ्लड रिलीफ में काम आएगा, उसको हम ऑलरेडी प्री पोजिशन करके रखते हैं, रिहर्सल्स करते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी तब इसको हम इसको आसानी से इस पे काम कर पाएंगे और जान माल की हानि होने से बचा पाएंगे। देखिए, लेकिन इसमें एक दो चीजें होती हैं कि जहां तक अब लॉ एंड ऑर्डर और इस प्रकार की चीजों का प्रश्न है, वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि आर्मी एम्प्लॉय होगी इसका डायरेक्शन डिफेंस मिनिस्ट्री से आता है। हालांकि आजकल जिस प्रकार के हमारे कम्युनिकेशन मीन्स हैं जिसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अगर आवश्यकता है आर्म फोर्सेस की रिलीफ में, लेकिन इसमें भी एक इन्होंने छोड़ा हुआ है ताकि आसानी, जब हालात इस प्रकार से बाहर हो जाएं, हालात की तुरंत आपको करने की आवश्यकता है, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली आर्मी अथॉरिटीज से बात करके उनको रिक्विजिशन कर सकता है और फॉर्मेलिटीज बाद में भी की जा सकती हैं। लेकिन मकसद बिल्कुल साफ है कि आर्मी का ये एक आवश्यक आर्मी का काम है कि राष्ट्र के किसी भी प्रकार की आपदा में वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करे। लेकिन कंडीशंस मैंने आपको बताने का प्रयास कर दिया, और ये रिक्विजिशन आप होगा, और आप देखिएगा कि अजमेर में हुआ है रिक्विजिशन, और कई दफा वायनाड में आप देखें किस प्रकार से उन्होंने ब्रिज लगाया। लेकिन मैं फिर आपको ये बताना चाहूँ कि ये ब्रिज जो है युद्ध में किसी और जगह लगाने के लिए रखा जाता है, तो प्रयास ये होना चाहिए कि आपने जो इक्विपमेंट आर्मी का इस्तेमाल हो गया है तुरंत जल्दी से जल्दी उसको रिप्लेस करके और आर्मी का इक्विपमेंट वापस आप रिलीज करते हैं। तो ये मेरा मानना है। लेकिन वो तो सामान्य, वो तो जैसे हालात सामान्य होंगे मेजर साहब, वो तो तब उस और वो तो तब आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन ये बात आपने ठीक कहा कि जहां जहां पर
हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं जैसा मैं कह रहा हूँ कि कई मैं जगह कह कनेक्टिविटी जो टूट गई है उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि आर्मी जिस तरह से पुल बनाती है जब जब वॉर जोन में इस तरह की चीजें करती है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन ये भी एक वॉर ही हो गई और इसको आर्मी ने इस वक्त बिल्कुल संभाला हुआ है। बिल्कुल, यही मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं कि आर्मी का ये एनश्राइंड ड्यूटी है कि जब भी सिविल अथॉरिटी को आवश्यकता है आर्म बिल्कुल फोर्सेस की, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो नेचुरल कैलामिटीज हो, चाहे वो डिस्टर्बेंसेस हो। आपको मैं आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं जी। कि आर्मी ने हिमाचल प्रदेश में और उस समय के उत्तर प्रदेश, आज के उत्तराखंड में बिजली चलाई है। आर्मी ने रेलवेज चलाए हैं जब ठीक है। रेलवेज की बहुत जबरदस्त स्ट्राइक हुई थी आज से कोई 50 साल पहले। तो बिल्कुल ये जहां भी आर्मी की आवश्यकता होगी वो आकर के काम करती है। बिल्कुल, लेकिन नो ये डाउट अबाउट दैट लास्ट सर कि जहां भी आर्मी की आवश्यकता होती है आर्मी वहां पहुंचती है। और जिस पर्टिकुलर जिले की मैं बात कर रहा था अजमेर की, जहां पर राजस्थान के मौजूदा हालातों में जरूरत पड़ी है आर्मी की कुछ जवानों को वहां पर तैनात करने के लिए, उस जिले के संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुक कर लेते हैं उनका, उनसे जरा ताजा हालात एक बार जान लेते हैं ताकि हमारे तमाम दर्शक भी और तमाम जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं हमारे वो भी जरा जान पाएं कि अजमेर जिस जिले में इस वक्त आर्मी की आवश्यकता पड़ी है, जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे, और वहां पर क्या ताजा हालात है। पवन, क्या अपडेट है अजमेर में इस वक्त, क्या स्थिति है? जी बिल्कुल राहुल, जैसा कि आपने बताया इस बार अजमेर जिले में जो औसतन बारिश है वह 85% बारिश ज्यादा हुई है। और निश्चित तौर पर अजमेर जिले के आसपास केकड़ी, मसूदा, ब्यावर इन जिलों में भी लगातार बारिश होने के चलते अस्त व्यस्त जनजीवन हो रखा है। अब बात कर रहे हैं हम अजमेर के फायसागर झील की, जहां पर उस झील की जो पाल है उसमें लीकेज, दरार जैसी बातों की जो बातें सामने आ रही है। प्रशासन 24 घंटे उस जगह पर मौजूद है। और कल एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आर्मी के करीब 40 नौजवानों को लेकर वहां का मौका निरीक्षण भी किया और साथ में अलग अलग जो आना सागर झील है और जहां जहां पर भी जल भराव क्षेत्र है वहां का निरीक्षण किया। एडीएम सिटी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर यहाँ की पाल टूटती है और इस पाल से और इस फायसागर झील से निकलने वाला पानी कॉलोनियों में जाता है, तब जाकर आर्मी के जवानों की जरूरत पड़ेगी। और आर्मी के जवानों का कहना है कि हम जो ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं, वहां आ रहे हैं और जा रहे हैं, उन रास्तों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर कोई आपदा आती है तो वह जवान कहां से जाएंगे और रेस्क्यू करके कहां से निकलेंगे। इन तमाम चीजों का उन्होंने कल सर्वे किया है। तो इन ताजा हालातों के चलते निश्चित तौर पर जिला जो प्रशासन है वह एक्टिव मोड पर है। वो कोई भी लापरवाही नहीं चाहता कि किसी प्रकार की लापरवाही हो। 3 दिन लगातार स्कूलों की छुट्टी की गई है, शनिवार, रविवार और आज 3 दिन छुट्टी की गई है, जिससे कि कोई बच्चे वगैरह के साथ कोई जनानी ना हो। तो इस बात को लेकर जो जिला प्रशासन है एक्टिव मोड पर है। जनप्रतिनिधि भी बारी बारी जल भराव क्षेत्र का मौका कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात राहुल, देखिए कहीं ना कहीं जो प्रभावशाली लोग हैं उन्होंने झीलों के आगे अतिक्रमण कर लिया है। फायसागर झील की बात करें, जहां पर कल जो लीकेज से जो पानी निकल रहा है, वहां एक लक्ष्मी जो एक कॉलोनी है एग्रीकल्चर लैंड पे काट दी गई। और अगर वहां पर प्लॉट लेकर लोग रह रहे होते तो निश्चित तौर पर उनका घर ढह जाता और जनहानि होने के पूरी तो बड़ी गनीमत रही कि इस तरह के डेवलपमेंट्स उस कॉलोनी में हुए नहीं तो भारी नुकसान वहां भी देखने को मिल सकता था। बिल्कुल पवन, धौलपुर एक बार हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हिमांशु शर्मा मौसम विशेषज्ञ हैं, उनको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं हमारे पैनलिस्ट के तौर पर, वो भी जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। और धौलपुर का रुख कर लेते हैं। पवन अटारिया, माफ कीजिएगा, नीरज शर्मा हमारे संवाददाता मौजूद हैं। नीरज, धौलपुर से लगातार खबरें आई हैं बीते दिनों, कभी 2 युवक डूब गए पार्वती नदी में, कभी 2 बच्चियों के डूबने की खबर आई, और अभी ताजा मामला जिसमें 4 बच्चियां इस भारी जल भराव के साथ साथ जो नदियों का एक आवेश नजर आ रहा है पानी के अंदर, जो तेज बहाव है उसका शिकार वो 4 बच्चियां भी हो गई। हालात निश्चित रूप से सामान्य बिल्कुल नहीं कहे जा सकते। क्या वर्तमान स्थिति धौलपुर की, नीरज? राहुल, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि धौलपुर जिले में भारी तबाही इस समय मानसून ने मचाई है। धौलपुर, बाड़ी, राजा खेड़ा, सरमथुरा, बसड़ी, बसी नवाब, सैंपू, मनिया, मांगरोल, ऑल ओवर जिले की अगर बात की जाए तो 839 mm यहाँ पर बारिश हो चुकी है। पर्टिकुलर धौलपुर शहर की बात की जाए तो 30 कॉलोनी पानी की चपेट में आ चुकी है। पानी की वजह से पार्वती नदी में लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते कल भी एक हादसा देखने को मिला था, 4 बच्चियों की डूबने से मौत हुई है। वहीं अगर किसानों की बात की जाए तो जो आसमानी आफत है पूरी तरह से
इसलिए किसानों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। एक बार मैं आपको हालात दिखाना चाहूंगा। ये खरीफ की फसल है। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार, मक्का, इसके अलावा जो फसलें होती हैं, सब्जियों की फसलें होती हैं, नकदी फसलें होती हैं, वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई हैं। तो ये आसमानी आफत है। जो अन्नदाता किसान है उसके लिए सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या हो गई है। क्योंकि सबसे बड़ी बात और यहाँ पर बता दूं किसानों के लिए कि जो आगामी फसल रबी आ रही है, हाँ। उसकी बुवाई का भी समय यहाँ पर नजदीक है। तो हमारे साथ कुछ किसान है, एक बार चर्चा करना चाहूंगा। सर आप बताएं आपका नाम। मेरा नाम सर ब्रजमोहन है। क्या स्थिति है सर फसल की इस समय? फसल की सर चारों तरफ से चौपट ही चौपट है। ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी फसल होती है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और इसके प्रांत में जो पुराना भूसा वगैरह भरा था वो भी अपना खत्म हो गया। अनाज वगैरह जितना भी था वो भी जब वहां भी झोपड़पट्टियों में दब के वो भी खत्म हो गया, भूसा खत्म हो गया। जन धन की बहुत ही ज्यादा हानि हो रही है। और जितनी कच्ची पक्की झोपड़ियां थी वो भी खत्म हो गई हैं। मकान भी बहुत तहस तहस हो गया है अपने यहाँ। बहुत ज्यादा परेशानी ही परेशानी है जी। तो राहुल यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा जटिल हो रही है। आप बताएंगे सर कौन कौन सी फसल में नुकसान हो रहा है? मक्का है, ज्वार है और इधर तिली है, मूंग है। शासन प्रशासन का कोई नुमाइंदा आया आपके लिए फसल गिरदावरी के लिए? सर कोई नहीं आ रहा है, न प्रशासन कोई नहीं आ रहा है। मकान गिर गए। रघुवीर कुशवाहा बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ कछू नष्ट हो गए। ये खेत आपके तालाब के रूप में तब्दील हो रहे हैं। अभी ये आगे की फसल भी नहीं रह सकती है। ठीक है नीरज, 4 महीना से पहले पानी नहीं डूब रहा है। ठीक 5 फुट पानी है। तो देखिए ज्वार, बाजरा और अन्य तमाम फसलें ऐसी जिनके किसान इस वक्त भारी नुकसान को झेल रहे हैं। अब बड़ा सवाल होगा कि इस नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रशासन ने क्या कोई खाका तैयार किया है, उस पर भी जरा बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ हिमांशु शर्मा जी भी हैं, मौसम विशेषज्ञ के नाते से आप जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, एक बड़ा सवाल बार बार लोगों के जहन में ये आ रहा है कि तमाम इतना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, इतनी बड़ी प्रदेश की व्यवस्था है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मौसम विभाग ने क्या सूचित नहीं किया था पहले? क्या इस तरह की जानकारी अब नहीं पहुंची होगी तमाम प्रशासनिक बड़े अधिकारियों के पास कि भाई मौसम इस बार ऐसी करवट ले सकता है, जरा तैयारियां थोड़ी सी विशेष रूप से की जाएं, जरा थोड़ा सा हाई लेवल पे तैयारी की जाए? क्या मौसम विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं गया होगा? देखिए राहुल जी, निरंतर अपडेट्स जो हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सभी के मोबाइल में भी मेरे हिसाब से एसएमएस आप प्राप्त कर रहे होंगे। बिल्कुल। जिसके अंदर की स्पेशल वार्निंग दी जाती है कि अगले 3 घंटों में जो है पर्टिकुलरली हेवी रेनफॉल का स्पेल आने का संभावना है, या अगर थंडर लाइटनिंग का होता है तो हम थंडर लाइटनिंग का देते हैं अकॉर्डिंग टू द कैसा सिचुएशन है, किस प्रकार का वेदर एक्सपेक्टेड है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग जो है हम मैसेज रिलीज करते हैं। नो डाउट सभी एजेंसीज अपने लेवल पे बेहतर प्रयास करती है। हाँ। लेकिन जो रेनफॉल है इस बार काफी अच्छा रेनफॉल हुआ है। और अभी भी आने वाले दिनों में भी अगर आप देखें तो 11 एवं 12 सितंबर को एक और डिप्रेशन जो है वो भी वर्तमान में उड़ीसा के ऊपर विद्यमान है, डीप डिप्रेशन की फॉर्म में, और वो आगे की ओर बढ़ेगा। और उस कारण से कोटा और भरतपुर संभाग के जो कुछ जिले हैं जिनके अंदर आप देखें आज भी जो हमने अलर्ट इशू किया है उसमें बुलेटिन में ऑरेंज अलर्ट हमने दिया हुआ है 11 एवं 12 तारीख के लिए। और जो नजदीकी जिले हैं वहां पर भी जो है हल्का फुल्का रेनफॉल जो है जिसको हम लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल कहते हैं। हिमांशु, अगर आप थोड़ा सा कारण अगर बता पाएं कि जो आपने अभी एक वर्ड यूज किया वो मैंने भी अपने इंट्रोडक्शन में यूज किया था, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप आसान भाषा में दर्शकों को जरा समझा दें कि बंगाल की खाड़ी से जो डिप्रेशन डेवलप हो रहा है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए डिप्रेशन जो है एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। कुल मिला के ये होता है कि कम दबाव का क्षेत्र, जिसको हम अगर आसान भाषा में कहें, वो बंगाल की खाड़ी में अगर बनता है तो उसकी एक प्रवृत्ति है, एक साइंटिफिक रिसर्च है उसके पीछे, कि जब भी इस प्रकार का कोई सिस्टम फॉर्म होता है तो जिस तरफ प्रेशर कम होगा वो उस तरफ की ओर आगे बढ़ेगा। तो अभी जो है अगर आप नॉर्मल जो प्रेशर हम डिनोट करते हैं उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो जिधर की तरफ प्रेशर कम है वो सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो जनरली इसका जो मूवमेंट होता है वो रिजल्टेंट जो है वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ रहता है। तो इसीलिए अगर बंगाल की खाड़ी में अगर कोई सिस्टम बनता है तो अमूमन तौर पर वो वीक होते होते हमारे यहाँ तक पहुंचता है, तो लगभग राजस्थान में वो एक साइक्लोन की कैटेगरी में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मॉइस्चर की सप्लाई जो है वो समंदर से कनेक्टेड नहीं होने के कारण कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है हिमांशु, मैं आऊंगा, दोबारा लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये जुड़ रहा है मेजर साहब कि जब ये देखिए ना,
ये देख लेते हैं जरा, स्क्रीन पे देख लेते हैं। हम अपना कोई भी फोन हम अपना खोलेंगे तो सामने यहाँ पे बड़ी आसानी से दिख जाएगा। एक क्लिक करेंगे ऊपर वेदर फोरकास्ट के लिए तो बहुत आसानी से हम लोग अपने अपने फोन में चेक कर सकते हैं कि भाई आज का, कल का, परसों तक का 10 दिन का फोरकास्ट तो ये इधर दिखा रहा है। तो मेजर साहब, जब 10 दिन का फोरकास्ट जब मौसम विभाग के तमाम लोग काम करते हैं और हमारे फोन की स्क्रीन पर वो अपडेट हो जाता है, तो फिर अपडेट तो सरकारी फाइलों में भी बहुत दिनों पहले हो गया होगा ना कि ऐसी एक सूचना आ रही है भाई कि इस बार मौसम ऐसा हो सकता है। क्यों नहीं सर हमारे सिस्टम में इस तरह की चीजों को प्रोएक्टिवली क्यों नहीं काम हो पाता है मेजर साहब? क्यों जो सिविल प्रशासन है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता जैसा आर्मी का स्ट्रक्चर रहता है? बिल्कुल राहुल, ये इसमें किसी के ऊपर इसको गलत समझने की आवश्यकता नहीं है, उंगली नहीं उठाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी आपदा को एंटिसिपेट करना, वो समय चला गया कि आपके बाढ़ अचानक से आ जाती थी या कोई भूकंप। आजकल इतना एक्यूरेट असेसमेंट है, इतना एक्यूरेट आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, तो वो इंफॉर्मेशन जब जिला प्रशासन को जाती है तो उनको उसके ऊपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि जैसे कई लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि हर एक जिला मुख्यालय में एक डिजास्टर रिलीफ सेल बनी होती है और उस डिजास्टर रिलीफ सेल में तमाम स्टेक होल्डर्स उसके मेंबर्स होते हैं, चाहे वो एनडीआरएफ के मेंबर्स हो, चाहे वो किसी तो उनका समय से मिलते रहना, उनका इन चीजों के लिए तैयारी करना। देखिए, आपने जो एक वो बता दिया कि इन 15 जिलों में बारिश आएगी, इन 15 जिलों में बारिश, वेरी वेरी जेनेरिक प्रेडिक्शन कि भाई जयपुर में बारिश है, भरतपुर में बारिश है, बाड़मेर में बारिश है। तो फिर अब ये मेरे हिसाब से प्रशासन का काम होना चाहिए कि अगर इन 15 जिलों में बारिश आएगी तो वो इलाके इन जिलों में कौन से हैं जहां पर कि जल भराव हो सकता है, वो इलाके कौन से हैं कि जहां पर पुल जो है कमजोर हैं, उनके टूटने की तो ये एक कॉन्टिन्यूअस स्टडी होती रहनी चाहिए पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जो भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ के जो ग्रुप्स हैं, और उनको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए अजमेर जिले में बेतहाशा बारिश होने वाली है तो वाई सागर में ये हो सकता है, आना सागर में ये हो सकता है, और उस रोड के ऊपर एक पुल है जो कि कमजोर है, वो टूट सकता है। तो उन सब चीजों को पहले से एंटीसिपेट, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कोसी का, कि हम लोग क्या करते हैं कि जहां हमारे पास इनपुट्स हैं और जहां हमारे को उन्होंने बता रखा है, तो कुछ इक्विपमेंट, हालांकि मैं फिर बताऊंगा कि आर्मी का इक्विपमेंट बहुत प्रीमियर इक्विपमेंट है और इसको इस्तेमाल सिविल अथॉरिटी में जब बिल्कुल हालत खराब हो जाए तभी किया जाना चाहिए, लेकिन उसको हम प्री पोजिशन करते हैं क्योंकि ये जो बाढ़ है वो प्रतिवर्ष आ रही है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसको हम आप इक्विपमेंट को, जो इंजीनियर के हमारे जो लोग हैं, जो लोग उस इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं, उनको आगे प्री पोजिशन करते हैं, लेकिन वो तमाम चीजें तभी हो पाएंगी जब प्रशासन इस बात का एक प्रॉपर असेसमेंट करेगा, एक प्रॉपर एप्रिसिएशन करेगा, और असेसमेंट करेगा सर, और साथ साथ प्रोएक्टिवली उस पर वो खुद ही सोचेगा। मतलब प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर तो बड़ी बेसिक लाइन है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस लाइन को ही इंप्लीमेंट नहीं कर पाते कि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। यही मैं कह रहा हूं कि ये जो खबर आने के बाद जो है रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आपको एक्ट करना चाहिए। ये बहुत अच्छी लाइन है सर, इसको मैं यूज भी करूंगा अपने एक शो में कि व्हाई टू रिएक्ट ओनली, व्हाई नॉट टू एक्ट। तो ये दिस इज अ नाइस लाइन सर, इसको मैं यूज करूंगा और इसको जो हमारे दर्शक हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी भी सुन रहे हैं उसको तुरंत इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए कि रिएक्शन के साथ साथ आप एक्ट कीजिए। हिमांशु, आने वाले वक्त में मैं आपसे जानना चाह रहा हूं मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है, अभी क्या सूचना है, आप लोग का क्या आकलन है, कितने दिनों तक ये अनइवन मौसम जो है राजस्थान के अंदर अभी देखने को मिलेगा? देखिए, अगर प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 58% तो अभी नॉर्मल से ज्यादा बारिश जो है आज तक जितना होना चाहिए था, लगभग 405.7 mm जो है नॉर्मल होना चाहिए था, बट एक्चुअली आज हो चुका है 641.6 mm जो है राजस्थान में हो चुका है। तो अमूमन जो है लगभग 58% जो है आपका 58% ज्यादा हो चुका है। और आने वाले दिनों में भी अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया, एक जो अभी वर्तमान में सिस्टम है इसका इम्पैक्ट 11 और 12 तारीख को सिग्निफिकेंटली भरतपुर और कोटा संभाग के जिलों में आपको देखने को मिलेगा और एडजॉइनिंग इलाकों में भी हल्के से मध्यम बारिश रहेगी। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी एक बारिश का दौर जो है अभी जारी रहेगा और आम जन को इसके ध्यान में रखते हुए जो भी सावधानियां प्रशासन द्वारा या मौसम बुलेटिन में भी हम लोग जनरल एडवाइसेस देते हैं उसकी पालना करें तो इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया हिमांशु आपका। नीरज और पवन से एक बार जरा ये अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त नीरज
प्रशासन की तरफ से जरा क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? इतना सब कुछ घट चुका है, उसके बाद ये सवाल पूछना, हालांकि मैं नहीं समझता कि इसका कोई अब रेलेवेंस बच जाता है, क्योंकि इतना नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा रिलीफ हमको देकर चलना पड़ेगा प्रशासन को। तो उस लिहाज से नीरज, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से अभी दिख रही हैं कि और ज्यादा नुकसान से बचाया जा सके और जो हालात बेकाबू हो रहे हैं उसको जरा काबू में किया जा सके? सबसे ठीक है नीरज, मैं लौटूंगा आपके पास, आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। पवन के पास चलते हैं। पवन, सेम सवाल मेरा आपसे, अजमेर के अंदर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आपको विशेष तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी तैयारियों की अगर बात करें तो प्रशासन सिर्फ वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। जिस तरीके से पानी की आवक लगातार जारी है, तो प्रशासन के सिर्फ और सिर्फ हाथ खाली हैं। किसी प्रकार की कोई जनहानि हो या किसी प्रकार का रेस्क्यू हो, तब जिला प्रशासन अपना काम करेगा। और जिस तरीके के तालाब और झील भरे हुए हैं, वहां की पानी की निकासी हो रही है आना सागर स्केप चैनल के माध्यम से, और वो पानी घरों में घुस रहा है और घर वाले अपने ही घरों में कैद हैं। सबसे बड़ी बात राहुल, देखिए यहाँ पर जो एक तरह से प्रशासन की लापरवाही कही जाएगी, पुरातत्व विभाग की कई ऐसी बिल्डिंग है जो हर बारिश में किसी का कोना गिर रहा है, किसी की दीवार गिर रही है। कल भी एक ऊसरी गेट जो कि पुरातत्व विभाग का एक पार्ट है, उसकी एक दीवार ढही। आप बात करें, आप फैसागर झील की 40 साल पुराना ये तालाब है, मगर प्रशासनिक अधिकारी दबे मुंह ये जरूर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उस और देखा ही नहीं गया क्योंकि इतनी बारिश हुई नहीं और ये कभी तालाब ओवरफ्लो हुआ ही नहीं। तो ये सब चीजें हैं, ड्रेनेज सिस्टम सुधारने की जरूरत है, जो नदी नाले हैं उनकी खुदाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम से कम अब तो सबक ले ही लेना चाहिए प्रशासन को कि ड्रेनेज सिस्टम को अगर बेहतर नहीं करेंगे तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, और उसको अगर ठीक कर लिया जाए तो उससे कितना ज्यादा जो है कई नुकसान जो है बचाए भी जा सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ नीरज शर्मा संवाददाता धौलपुर से जुड़े थे, पवन अटारिया संवाददाता हमारे अजमेर से थे। आप दोनों लोग का बहुत शुक्रिया। साथ साथ हिमांशु शर्मा, आपका भी शुक्रिया, मौसम विशेषज्ञ के नाते से आप जुड़े। और खास शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर साहब का, जिन्होंने अपना समय दिया और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि प्रशासन एकदम बढ़िया से पूरी मुस्तैदी के साथ इस पर काम करे। काम कर भी रहे हैं आप लोग, लेकिन थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होकर के काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। अगली चर्चा में बात करेंगे हम लोग कि कितना ज़्यादा प्रभाव इस पूरी समस्या पर पड़ा है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।